अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, महरका हक की कामयाबी के बाद पहला जश्न आज़ादी बहुत सी उम्मीदें लेकर आया। मुस्बत खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दहाइयों पीछे इसी इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद के ऑडिटोरियम में लेकर जाना चाहूँगी, जो पाकिस्तान भर के नौजवान कलमकारों से खचाखच भरा हुआ था। प्रोग्राम की जो सदारत है वो जनाब हकीम मोहम्मद सैयद शहीद फरमा रहे थे। शानदार प्रोग्राम के बाद जब हकीम मोहम्मद सईद साहब अपनी सदारती तकरीर ख़त्म कर चुके तो शुरका को सवालात के लिए दावत दी गई, मौका दिया गया। ऐसे में लाहौर से आया हुआ एक कमसिन तालिब इल्म, जो अपनी उम्र और आवाज़ से किसी स्कूल का तालिब इल्म लग रहा था, खड़ा हुआ, इजाज़त तलब की और कहने लगा कि हकीम सईद साहब, आपने मदीनतुल हिकमत कराची में क्यों बनाया, लाहौर में क्यों नहीं बनाया? सवाल बहुत तीखा था और नौकदार और कई जाविये लिए हुए था। ये उन दिनों की बात है नाज़रीन, जब सियासत में लसानियत का चलन जोर पकड़ चुका था। पाकिस्तान कहीं पीछे और लसानी शनाख्त आगे आती दिखाई देती थी। हकीम साहब का जवाब बड़ा ही अहम था, जिसे सुनने के लिए ऑडिटोरियम में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वह कहीं था ही नहीं। हकीम साहब ने कदरे तौक़ुफ़ किया, जिसके बाद कुछ सोचा और फिर कहने लगे, बेटा मुझसे जैसी मर्ज़ी कसम ले लो, मैंने तो मदीनतुल हिकमत पाकिस्तान में बनाया है। इस जवाब पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज हमें हकीम सईद शहीद साहब की इसी सोच को इमाम बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नाज़रीन, सियासी लसानी गिरोही इख्तलाफात को पसे पुश डालकर पाकिस्तानी बनकर सोचने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने आज कौमी त्यौहार के पेश नज़र अपना एहतजाज मौखिर किया और सब्ज़ परचमों के साथ यौम आज़ादी मनाया। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने भी PTI के मरकज़ी तर्जुमान शेख वक्कास अकरम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई रोक दी है। इत्तलात आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के दरमियान स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर में एक मुलाकात हुई और इस अहम मुलाकात में मुज़ाकरात के इम्कानात पर भी बातचीत की गई थी। तो क्या डायलॉग की खुशखबरी करीब है? और क्या PTI का 14 अगस्त को एहतजाज न करने के पीछे भी डायलॉग की कोशिशें ही थी? यही वजह थी कि ये एहतजाज जो है ये मौखिर कर दिया गया या नहीं किया गया? आज के दिन इस पर हम बात करेंगे जी। हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार, कराची में हमारे ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ फ़ारान साहब। मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद नौशाद अली साहब ने, लाहौर से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। और मेरे साथ हैं आज़म मलिक साहब, लाहौर ही से वीडियो लिंक पर हैं। और स्टूडियो में जी आप देख सकते हैं हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ काशिफ रफ़ीक साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। गुफ्तगू का आगाज़ इम्तियाज़ फ़ारान साहब, सर मैं आपसे करूँगी। जश्न आज़ादी पर सर PTI ने एहतजाज मौखिर करके हुकूमत को बड़ा मुस्बत जवाब दिया है। क्या इसके बाद डायलॉग होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं? चीज़ें भी कुछ मुस्बत समत में जारी होंगी आगे PTI के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले अगर आसमा इजाज़त दें, आपने बहुत हिस्टोरिकल एक कोटेशन दी है जी सर। हमारे नाज़रीन को, जो कि बहुत कम लोगों को इसका इदराक होता है। देखिए, कराची में हकीम मोहम्मद सईद साहब, सत्तार ईदी साहब, अदीब रिजवी साहब समेत अगर बड़े आप देखेंगे तो अब एक इंडस हॉस्पिटल के हवाले से अब्दुल बारी खान साहब का नाम आता है। ये तीनों चारों अल्हम्दुलिल्लाह कराची प्रेस क्लब के लाइव मेंबर भी हैं और इन सब से हमारी मुलाकात पर्सनल रही है। तो हकीम सईद साहब के जैसे हवाले से बात की तो सर्जन अदीब रिजवी साहब, सत्तार ईदी जब हयात थे, जब भी उनका हमेशा यही कहना होता था, जब भी हमारी मुलाकात होती थी, जब इस टॉपिक पे बात होती थी, क्योंकि ये सारे एथनिक भी विक्टिम होते थे, क्योंकि इनको कहा जाता था कि ये कराची के लिए या एक मखसूस अपनी आइडेंटिटी के साथ सामने आए। लेकिन इन्होंने हमेशा हमें भी दर्ज दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और हमें पाकिस्तानी होने पे फख्र है, और ये मैसेज हमें बार बार देना चाहिए अपनी यूथ को कि इतने बड़े बड़े जो इंटरनेशनल हमारी पर्सनालिटीज है वो खुद को पाकिस्तानी समझते नहीं थे, करते थे, अमली तौर पे वो साबित करते थे। इसीलिए इंडस और दूसरी जगहों पे आप जाएंगे तो कभी आपको तासुब के बगैर आपको खिदमत और सर्विसेज मिलेंगी। एक तो ये होगी। दूसरी बात ये कि इसको कल भी हमने बात की थी आसमा, कि ये जो हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात या राब्ता बहुत ज़रूरी है, जमहूरियत के लिए भी और ख़ुद हुकूमत के लिए भी। लेकिन अब ये भी एक सवाल अभी तक बाकी है कि PTI हुकूमत के साथ बात करने को तैयार है या वो अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की रट लगाए हुए है कि क्या हम, क्योंकि स्पीकर ने आज खुद वॉलंटियरली खुद को इजलास के अंदर कल पेश किया कि जनाब मेरा ऑफिस हाजिर है, और इससे पहले भी जो स्पीकर है साबिक साहब ये काम कर चुके हैं। सिर्फ इस हुकूमत में नहीं, गुज़िश्ता हुकूमत में भी आपको याद होगा ये काम किया था। खुदा करे ये आगे बढ़े। लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ, ये शाह महमूद कुरैशी की एक्टिविटी के साथ मुंसलिक होगा, जाने अनजाने में या एलानिया और गैर एलानिया तौर पर, कि आया PTI
उन्हें अपनी टीम में अगर कोई मुज़ाकरात का अमल बढ़ता है तो अपनी टीम में शामिल करते हैं या नहीं करते। और अगर नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत की जानिब से या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई तेजी दिखाई जाएगी या कोई दिलचस्पी दिखाई जाएगी। और क्योंकि अभी तक की जो मुल्तान में जुनैद से भी हमें कभी काशिफ भी बात करेंगे, मैं भी इंशाल्लाह बात करूंगा जुनैद से कि वहां पर शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की क्या एक्टिविटीज है कि वो किस तरह से आगे मूव कर रहे हैं, किस तरह से मामलात को लेकर अच्छा, बढ़ रहे हैं। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बानी पीटीआई उनकी इन एक्टिविटीज़ के साथ खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे, उनकी मर्जी से हो रही होंगी नहीं मर्जी से हो रही होंगी। काशिफ साहब, इस पे मैं आपके पास आऊँगी। एक तो ये बताइएगा कि कौमी असम्बली से गैर हाजिर शेख वकास अकरम के खिलाफ जो हम देख रहे तादीबी कार्रवाई होने जा रही थी वो बिल्कुल रोक दी गई है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, तहरीक ही ख़त्म हो गई है। ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये पॉजिटिविटी जो आ रही होगी या आ सकती है, इसमें बानी की मर्जी शामिल होगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जो ये मुज़ाकरात की बात स्पीकर कौमी असम्बली ने की, ये उस माइंडसेट का शाखसाना है जिसमें वज़ीर आज़म साहब फ्लोर ऑफ दी हाउस और गुज़िश्ता रात जो तकरीब हुई है जश्न आज़ादी के हवाले से, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, अपोजिशन आए, बात करे, गुफ्तगू करे। अब मुज़ाकरात तो पहले भी होते रहे। मुज़ाकरात में असल अमर जो माने हैं वो ये है कि जब मुज़ाकराती कमेटी टेबल पे बैठती है तो जो हुकूमती अकाबरीन मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो वो मैंडेट लेके बैठते हैं अपने लीडरशिप का। लेकिन जो पीटीआई की कमेटी बैठती है वो कहती है कि जी हम बिल्कुल आपकी बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमें बानी से पूछना होगा, हमें बानी से बात करनी होगी, हमें आप बानी को यूं करने दें, हमें बानी से मुलाकात करने दें। और बाद में पता ये लगता है कि चलते चलते मुज़ाकरात की डोर टूट जाती है, क्योंकि बानी साहब जो हैं वो कहते हैं कि इन शराइत के अलावा मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। सो हुकूमत तवातुर से कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी तवातुर से कोशिश कर रही है, डेमोक्रेटिक लोग कोशिश कर रहे हैं कि आए मुज़ाकरात करें और चीज़ों को आगे चलाएं। अब लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर एक माइंड सेट है जो समझता है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, हमारा लूटा हुआ मैंडेट वापस करें, हमारा ये करें। और अब मैं तो ये कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में भी हर जगह कि भाई आपको अगर ये फार्म 47 के लोगों का मैंडेट पसंद नहीं तो फिर आपने केपीके के सेनेट में सीट एडजस्टमेंट क्यों की? इसका सवाल का जवाब पीटीआई का कोई बंदा देने को तैयार नहीं है। अब जहाँ तक बात है कि आप आए मुज़ाकरात करें, सियासत में मुज़ाकरात होते हैं, 80 की दहाई ले लें, 90 की दहाई ले लें, फिर उसके बाद के मुशर्रफ साहब का मार्शला ले लें। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ थे? किरदार कुशी थी, एक दूसरे के ऊपर पर्चे थे, क्या कुछ नहीं था, लेकिन आखिर बैठ के चीज़ों को आगे चला रहे हैं। वही जरदारी साहब हैं जो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब मेरे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, वही शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं जरदारी साहब जो है वो मेरे सदर पाकिस्तान है। तो तहरीक इंसाफ को भी ये रास्ता लेना चाहिए। अब यहाँ तक बात है शाह महमूद कुरैशी साहब की। देखिए, शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज लाई साहब, ये दो ऐसे शख्सियात हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो पाकिस्तान की सियासत के, बल्दियात की सियासत के असरार और रमूज को जानती हैं और ये समझती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात के जरिए आप स्पेस क्रिएट करते हैं और ग्रेजुअली चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, और जब आपका दाव लगता है आप अपने मुखालिफ को पिछाड़ देते हैं। सियासत में यही हुआ करता है और यही कुछ इमरान खान की हुकूमत के साथ हुआ। सो मैं ये समझता हूँ कि इनको आप पॉजिटिव अप्रोच पे लें, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो धड़ेबंदी है शायद वो शाह महमूद कुरैशी साहब को वैसे डाउटेड करवा दे इमरान खान साहब के, जी इनकी तो डील हो गई, ये बरी हो गए, हमें सजाएं हो गई, कोई हकायक नहीं मानेगा कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज लाई 9 मई के हक में नहीं थे। आगे चलने लगते हैं तो पार्टी के अंदर से कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, उसके अगेंस्ट और फिर मामलात हमें रुकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगी नौशाद साहब। सर, कल जैसे अभी काशिफ साहब फरमा रहे थे, तकरीब में वज़ीर आज़म ने मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात की है, तो हुकूमत को भी ज़ाहिर है कि कुछ आगे बढ़कर किरदार अदा करना होगा, लेकिन किरदार अपनी जगह, हुकूमत किरदार अदा करने को तैयार है, यही प्राइम मिनिस्टर भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात हो रही है कि क्या हुकूमत के पास किरदार के साथ साथ जो रोल वो प्ले करना चाह रहे हैं उसके लिए उसके पास इख्तियारात हैं जो बहुत लाजिम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बात आपने कही है ये बड़ी जुबान ज़द आम है। ये इस पे ये सवाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर करती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी हुकूमत जो थी वो भी बिल्कुल वो जैसे कह लीजिए पपेट थी, तो शायद आइन हुकूमतें जो हैं वो पपेट ही हुआ करती हैं। इसी एक पर्सपेक्टिव के अंदर उनको लगता है कि जो आज की हुकूमत है उसके पास भी इख्तियार नहीं है, हालांकि ऐसा है नहीं। अच्छा। आप देखिए कि जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर आप उसका बगौर मुताला करें, ये बात दुरुस्त है कि ख्वाजा आसिफ इसको तस्लीम कर चुके हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। मैं इस चीज़ को सामने रखते हुए ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आपके पास कोई इख्तियार ना हो।
क्यों? इसलिए कि जब when there is a will there is a way, तो हुकूमत के पास अगर ये विल है कि वो मुज़ाकरात करना चाहती है तो मुज़ाकरात कर सकती है। उन्होंने सही। देखिए उन्होंने गुडविल जेस्चर दे दिया ना। ये जो आपकी क्या नाम है इनका जो झांसे हैं, जिनके खिलाफ तहरीक पेश की गई थी कौमी शेख असम्बली में, वकास अकरम। शेख वकास अकरम साहब की जो तहरीक वापस तहरीक लेके वापस तो ली, एक पहले तो गुडविल कहा जा जेस्चर रहा था गवर्नमेंट की तरफ से आ गया। मेंबरशिप चली जाएगी, अब ठीक है। ठीक है, अब एक स्टेप उन्होंने लिया, एक स्टेप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेना चाहिए। इसी तरह ही आप एक एक कदम उठाते चले जाएं तो आप करीब आ जाते हैं। अगर आप ये इल्जाम आयद कर दें, यानी आज अगर मेरे सामने जो बैठने वाला शख्स है उसको मैं कहूं कि तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं है, तो नतीजातन क्या होगा कि वो मामला किसी तरफ बढ़ेगा नहीं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है, काशिफ साहब ने उसकी तरफ जो है ना वो पॉइंट आउट किया, क्योंकि इससे पहले जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान हुए हैं वो जी। इसलिए हमेशा नाकाम रहे हैं कि बानी की जो सपोर्ट है वो उनको हासिल नहीं रहती। हालांकि वो मुज़ाकरात की बात कहते हैं हुकूमत से कि कर लें, लेकिन जब मामलात किसी तरफ जाने लगते हैं तो वो उसको रोक देते हैं। ठीक हो गया, टाइम ये जो मेरे पास दूसरा क्योंकि कम है। नौशाद साहब, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, मैं आपकी इजाजत से आजम मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो बात नौशाद साहब ने की इसको यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने के बाद अब हम देख रहे होंगे कि मामलात थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोगों के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। उनके मफाद में ये है कि बानी जो है वो अडयाला में रहें और वो बाहर जो है वो अपनी सारी चीज़ें उसी तरह से करते रहे जिस तरह से वो भी चला रहे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने के बाद हम देखेंगे सिचुएशन बदलती हुए में दिखाई देगी, क्योंकि वो हमेशा से इस हक में रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए हैं, और अगर वो अब इस पर अमल दरामद करते हैं तो बानी की तायीद के साथ कर रहे होंगे। आजम साहब, और देखिए आसमा, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की जो उम्मीद है इसने पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में एक मुस्बत इम्कान जरूर पैदा किया है, जो सियासी इस्तेहकाम, बेहतर पॉलिसी साजी और अवामी मसाइल के हल का मौका फराहम कर सकता है अगर ये हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर संजीदा हो। ताहम खदशा है आसमान कि ये अमल माजी की तरह महज वक्ती सियासी फायदे या मीडिया स्ट्रेटजी तक महदूद ना रह जाए, जैसा हमने माजी में भी देखा। जी जी, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर में मुज़ाकरात जो है अक्सर वक्ती दबाव को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और अमली नताइज सामने नहीं आते। अब आपके क्वेश्चन के दूसरी तरफ आते हैं, जो आपने कहा शाह महमूद कुरैशी की जो सफारती मुहिम्मात हैं, महारत है या पेशलाई की जो मुफाहमती सियासत है, इस अमल को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चूंकि आपको याद होगा कि उनके बारे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब का किसी को नहीं पता होता कि कहाँ से गेम की शुरुआत करते हैं। तो यकीनन उनके राब्ते हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो जाती और जमाती मुफादात से बालातर होकर कौमी मुफाद को तरजीह दें, जो इस वक्त की अहम जरूरत है। मगर आसमा, इसमें सबसे अहम जो हकीकत है जिसकी तरफ निशाद साहब ने जिक्र किया कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बहुत मजबूत है, और अक्सर पाकिस्तान में जो बड़े फैसले हैं वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की हमांगी से ही मुमकिन होते हैं। अगर दोनों एक स्टेज पे ना हो तो ये मुज़ाकरात कभी नहीं होते। बिल्कुल। अगर एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के हक में हो तो हुकूमत ज्यादा पुरएतमादी के साथ आगे बढ़ती है, वरना ये अमल महज रस्मी या अलामती रह जाता है और रह जाने का खदशा भी है। हकीकी कामयाबी के लिए आसमा जरूरी है कि हुकूमत, अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट तीनों का एक पेज पर हो जाना नागजीर है। एस्टेब्लिशमेंट को एक पेज पर लाने के लिए मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज लाई यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे अहम बात जो पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी की जो कमान थी वो वुकला की सुपुर्द की, जिनको सिर्फ लड़ना आता है, कोर्ट के अंदर मुफाहमत करनी नहीं आती। तो मुफाहमत के लिए कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ और लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। अब लेट्स सी कि जब शाह महमूद साहब बाहर आए हैं तो वो किन लोगों को अपने साथ मिलाते हैं और किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे चलते हुए में दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम प्रोग्राम में आपसे डिस्कस शेयर कर रहे होंगे नाज़रीन। लेकिन आज सिपा सलार जो है, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने मजहबी अक़लियतें जो हैं पाकिस्तान में, उन्हें आज के इस बड़े दिन पर, हमारे यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर उनको खिराज तहसीन पेश किया है, उनकी तारीफ की है पाकिस्तान के किरदार के अंदर। कायद आज़म ने भी कुछ इसी तरह की बातें उनके बारे में की थी, उनका बड़ा किरदार देखते भी हैं। इसी किरदार पे हम बात कर रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलता है।
वेलकम बैक जी। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जश्न आज़ादी आज जिस तरह से मनाया गया है, भरपूर तरीके से मनाया गया। उससे पहले आज से अगर हम कल की भी बात करें तो कहीं ना कहीं ये खदशात थे कि पीटीआई की तरफ से कुछ ऐसा किया जाएगा कि हो सकता है कि मामलात कुछ ख़राबी की तरफ चले जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसे हमने हमेशा से जब एक कौम बनने की बात होती है, जैसे कि हमारा तो स्लोगन भी है न्यूज़ वन का, एक कौम एक आवाज़ एक कौम, और तो उसी तरह से हमने देखा है कि हमारे इस जश्न आज़ादी पर भी हमने एक कौम होने का सबूत दिया। हम सब यकजान रहे, यकजहती का मुजाहरा किया। तो मेरे ख्याल में हमें कहीं ना कहीं इसको क्रेडिट तो देना चाहिए पीटीआई को। आजम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बहुत सारा हम तनकीद कर रहे होते हैं पीटीआई के ऊपर, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये अब की दफ़ा सही वक्त पर सही फैसला लिया गया कि ये एहतजाज की कॉल जो थी वापस ले ली गई? देखिए आसमा, आपके पास कोई ऑप्शन और बची नहीं है कि आप अगर 14 अगस्त को 5 अगस्त का आपका जो एहतजाज था वो पूरी तरह से नाकाम हुआ। सर जी, पहले इनके पास जब ऑप्शंस होते भी थे तो गलत ऑप्शन का इंतखाब कर लिया जाता था ना। वही आसमा, बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखें, 5 अगस्त जो था योम इस्तिसाल कश्मीर था, आपने उस दिन एहतजाज रख लिया। 14 अगस्त आई तो आपने कहा जी हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलतियां नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्लंडर्स किए हैं। पार्टी के अंदर फैसला साजी का जो दायरा है वो महदूद था। चंद शख्सियात पर जोर से ज्यादा इनसार जो था उसने दाखिली जमहूरियत को कमजोर किया। फौजी महाज पर बाजिया और तवील मुद्दती जो हिकमत अमली थी वो ना होने के बाद सरमायाकारों का एतमाद मशरू हुआ। सियासी मुखालफिन और नाकदीन की आपने आवाज दबाने के लिए उन्हें उनके खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा किया, जारखाना ज़बान इस्तेमाल की। मैं समझता हूँ आसमा, इससे आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि सफारती सतह पर भी एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की। एहतजाजी सियासत ने शिदत पसंदी और बाज़ मौक़ा पर आईनी अदारे थे उनसे हटकर आपने ऐसे इकदाम किए जिसने रियासती रद्द अमल को जवाब फराहम किया। इसके अलावा कानूनी और इंतखाबी हिकमत अमली में कमजोरियों के बायस आपने अहम मौके ज़ाया कर दिए। तो अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बची है कि आप ये कहते हैं आप 14 अगस्त को निकले ना। बाद में इस वक्त लिबर्टी में मौजूद हूँ, जहां पर तकरीबन तमाम जिंदानी लाहौर जो है ना वो इस वक्त जमा है, नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान का जश्न आजादी मना रहे हैं। आप आए यहाँ पर झंडे लेके एहतजाज करें, मैं देखता हूँ कि आपके साथ कौन लोग आते हैं। देखिए, कोई वक्त होता है, कोई तरीका होता है, आपने वक्त के साथ चलना है। ठीक है। और अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है काशिफ साहब, आप देख रहे हैं कि अब जो तहरीक इंसाफ है वो वक्त के साथ चल रही है और आइंदा भी वक्त के साथ चलने पर तैयार होगी। जैसे पहले मौके ज़ाया किए गए, अब नहीं किए जाएंगे। देखिए, सियासत में वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वक्त के साथ चलने वाला ही अहदाफ को हासिल करता है और दूरदर्श जो शख्स होता है वो भी अहदाफ को हासिल करता है। असल मामला ये है कि मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का एक अच्छा अमल है कि उन्होंने ये सोचा कि बजाय से कि हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएं, एहतजाज तो किसी दिन भी कहीं पे भी हो सकता है, चलें आए एक कौम एक आवाज़ बन के हम भी पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, अपनी अकवाम को, अपनी अफवाज को सपोर्ट करें, हर चीज़ करें। बाकी रहेगी बात यह कि जब आप एक दूसरे को एब्जॉर्ब करने की मामले में आ जाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के अमल में आ जाते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आसूदगी हासिल हो जाती है, कहीं ना कहीं आसानी हासिल हो जाती है। क्योंकि लड़ के, झगड़ के, एहतजाज करके, जलाओ घिराव करके, 9 मई करके, 26 नवंबर करके आपको सजाओं के अलावा और नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इस रविश को तहरीक इंसाफ को मजीद आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है इम्तियाज साहब, हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, जो फैसला हुआ आज के दिन पर हमने देखा पीटीआई की तरफ से। सर देखिए, इस जो उन्होंने ना कर सके या नहीं किया उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है ना, पहले आए है, जब आएंगे तो फिर फैसला आप और हम मिलके करेंगे कि देर आए दुरुस्त आए या क्या है। काशिफ इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में आपको एक स्टोरी ब्रेक करके देगा, एक आध जब चाहे कर सकता है ये। कि देखिए, सिर्फ बानी पीटीआई फैसला नहीं करते, ये सब हम बाहर बैठ के स्पेकुलेट करते हैं कि बानी ने वहां से ट्वीट करके इसको ओके कर दिया, इसको मुस्तरद कर दिया। बानी के अलावा भी कम से कम 2 से ज्यादा शख्सियात हैं जो ये फैसले करती हैं, उनकी तरफ से करती हैं, और ये इंप्रेशन आता है कि इमरान खान ये फैसला कर रहा है। वो ट्विटर भी हैंडल करते हैं और वो अपनी एक बहुत ही करीबी शख्सियत की बार्गेनिंग कर रहे हैं। इमरान खान की वो बार्गेनिंग अब उन्होंने छोड़ दी है, वो अपनी उस पर्सनालिटी कि इसको किसी तरह आजादी मिल जाए या रियायत मिल जाए। ख्वाजा आसिफ का पूरा इंटरव्यू देख ले, ख्वाजा आसिफ की एक्टिविटी देख ले, एक हफ्ते में वो पूरा सिनेरियो आ जाएगा, जिसके बाद पीटीआई मजबूर हो रही है या वो शख्सियात मजबूर हो रही है जो जेल में नहीं है, बाहर बैठकर एसपीटीआई एक्ट कर रही है, जिसमें एक अमेरिका में मौजूद है,
दो यहाँ पर तो मौजूद है जिनको मैं कम से कम जानता हूँ, और काशिफ उन चारों पांचों को जानता है कि जो पीछे सारे ये एक्टिविटी, ये में इंफॉर्मेशन भी है और ये जो हम बातचीत करते हैं दोस्तों से वो भी है। और इसी वजह से महमूद खान अस्तगदरी पे ट्रस्ट नहीं करती पीटीआई, इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को पूरा फ्री हैंड नहीं देती। ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ है, आईन पाकिस्तान ने ढकोसला है, ये सिर्फ उसके पीछे उसको भी काम नहीं करने दे रहे। तो अगर ये देर आज होता है, उस वक्त हम एक गुफ्तगू करेंगे जब ये आ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी जो अभी मेंशन किया, आजम आई ने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जो राय है उसको भी वो लोग कंट्रोवर्शियल बनाना इसलिए चाह रहे हैं कि ताकि कोई हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात ना हो सके। और इसके बिहाइंड नौशाद साहब, सॉरी सर, टाइम कम है। शरीफ गुज़िश्ता एक साल से बहुत एक्टिव है, नवाज शरीफ बहुत एक्टिव है। ठीक हो गया। नौशाद साहब, मुझे बताइएगा कि और इमरान खान की हो सकता है डियाला में मुलाकात हो जाती, लेकिन उनको एक मरतबा सेकंड टाइम रास्ते से वापस किया गया है, उन्हें सेकंड टाइम रास्ते से वापस किया गया। उसके भी सारी चीजें एक अच्छी पेशरफ है, अल्लाह करे हो, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मिसाके जमहूरियत हो सकता है। ठीक हो गया। तो इम्तियाज साहब, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं आपकी इजाजत से नौशाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। आज वैसे नौशाद साहब आप वाला काम जो है इम्तियाज साहब ने किया है, टाइम ले गए वो सारा आपका। एनीवेज, मुझे ये बता दीजिएगा कि हमने सर नौशाद साहब पीटीआई को हमने बार बार यू टर्न लेते हुए देखा है, और अक्सर बड़ी गलत जगह से जहाँ पर यू टर्न लेना बनता नहीं था वहाँ पर उन्होंने यू टर्न लिया। बस आज जो उन्होंने ये किया है कि जी यौम आज़ादी को सिर्फ यौम आज़ादी के तौर पर मनाया है, आपको लगता है कि कल को हमें फिर से वो इस चीज़ से भी यू टर्न लेती हुई दिखाई देगी? कुछ और डिसाइड किया जा सकता है? क्योंकि फाइन हमने 14 अगस्त को कुछ नहीं किया, लेकिन हम फलां डेट पे फिर से सड़कों पर निकल रहे होंगे। मेरी इतलात के मुताबिक ये जो है ना, ये जो अब उन्होंने किया था, इसके लिए उनको बड़ा सख्त मैसेज दिया गया था। अच्छा। जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट इसलिए भी करता हूँ कि चलो उन्होंने मान ली बात, चाहे सख्त जैसे कह लीजिए कि पैगाम के बाद मानी, लेकिन मान ली। अब जो यू टर्न वाली बात है, देखिए यू टर्न तो किसी वक्त कहीं पे कोई भी ले सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मार का हासिल है। ये जो इस वक्त सिचुएशन है, असल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत कम देकर बहुत ज्यादा लेना चाहती है। तो जब इस किस्म की सोच के साथ अब आगे बढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम वहीं आती है कि वो थोड़ा सा जेस्चर दे के तो वो बहुत सारा कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव होगा नहीं फौरी तौर पे, और नतीजा फिर वही होगा जिसकी बात जो है वो फरहान साहब भी कह रहे हैं और आप भी खदशा जाहिर कर रही हैं कि वो किसी भी वक्त यू टर्न की शक्ल में बदल सकता है। अब मसला ये है, ये जो आजम साहब ने एक पॉइंट किया था, ये बड़ी अहम बात है कि अगर फर्ज कीजिए कि वकला के हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जाती, सियासतदानों के हाथ में रहती, तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज हालत जो है वो इतनी पतली ना होती। और ये जो फरहान साहब ने जिस तरह इशारा किया, जिन शख्सियात की है जो कंट्रोल कर रही हैं, यकीनन यही वो लोग हैं, यही वो अनासर हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक हैं इस सारे सिस्टम को आगे चलने देने में। सो इन्हीं लोगों से पार्टी को छुड़वाना जो है वो मकसूद है, और वो छीन भी शाह महमूद कुरैशी और परवेज लाई साहब सकते हैं अगर उनको थोड़ी सी सपोर्ट हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दे। ठीक है, यानी आइंदा आने वाले दिनों में नौशाद साहब, जो मैं आपकी बात से समझूं कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें पीटीआई के अंदर भी एक कशमकश जो है वो दिखाई दे रही होगी। पहले ये कशमकश जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ थी, अब उसके अपने अंदर एक और नई कशमकश जो है, पहले धड़ेबंदियां वो थी, लेकिन अब एक नई स्ट्रगल हमें दिखाई दे रही होगी, और ये स्ट्रगल ज़्यादा जो है ये शाह महमूद कुरैशी की तरफ से हो रही होगी। बहरहाल जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। स्ट्रगल की बात हो रही है तो स्ट्रगल हमारे मुल्क की जो तरक्की है, पाकिस्तान की जो तरक्की है, इस स्ट्रगल में हमारी जो अक़लियतें हैं उनका बहुत ज़्यादा किरदार है, और इसी किरदार पर हमारे सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी यौम आज़ादी पर जारी अपने खुसूसी बयान में उनको याद रखा है, उनका जिक्र किया है, खराज तहसीन उनको पेश किया है। ये जो हमारी अक़लियतों का किरदार है, जो दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे मुल्क में अंदर बसने वाले लोग, उनके किरदार पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने यौम आज़ादी पर जारी खुसूसी बयान में आज अक़लियतों को खराज तहसीन पेश किया है। अपने बयान के आगाज़ ही में उन्होंने कहा कि मजहबी अक़लियतें आज भी मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए उन्होंने भारी जानी और माली कीमत अदा की है।
सीपा सालार का ये भी कहना था कि कायदे आज़म ने ज़ाहिर है जिस तरह से कहा था कि इसी बयान का एक पैराग्राफ मालूम होता है जिसमें उन्होंने अक़लियतों को पाकिस्तान के बराबर का शहरी करार दिया था। तो फिर हमने पाकिस्तान को अदलिया, तालीम और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी और अफवाज पाकिस्तान में भी अहम किरदार अदा करते हुए और तारीख रकम करते हुए देखा है। हम इस सेगमेंट में अपनी अक़लियतों के इसी किरदार के हवाले से हम बात करेंगे और मैं आऊँगी काशिफ रफ़ीक साहब। सर, आपकी तरफ सर जी, ये बात भी एक फैक्ट है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो हमारे ख़ास भारत की बात कर लेते हैं ना, किसी और की क्या बात करें, सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा वही है, उसकी तरफ से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है कि जो पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं वो महफूज नहीं हैं, पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ ये ज़्यादती हो गई, वो गलत हो गया, कुछ ना कुछ फेक न्यूज़ हमेशा की तरह। लेकिन जब आज का दिन आता है, ख़ासतौर पर जब यौम आज़ादी हम मना रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो जिस तरह से हमारी अक़लियतें हमसे बढ़ चढ़ कर सेलिब्रेट कर रही होती हैं, क्या ये इस बात का मुँह बोलता सबूत नहीं है कि पूरी आज़ादी यहाँ पर हासिल है, ख़ासतौर पर उनकी मजहबी आज़ादी? काशिफ साहब, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जितनी पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है, मजहबी आज़ादी है, जितना उनको सिक्योरिटी है, इतनी शायद भारत में भी नहीं है। और भारत में तो बाकायदा तवातुर के साथ ये चीज़ें सामने आई हैं कि वहाँ पे ना सिख बिरादरी महफूज है, ना क्रिश्चियन बिरादरी महफूज है, ना मुसलमान वहाँ पे महफूज है। और जब कभी मोदी सरकार के जो माइंड सेट के लोग हैं, उन्होंने जब उनका दिल करता है वो मुसलमानों की जदादें हथिया लेते हैं, कत्ल गारत शुरू कर देते हैं, गिरजाघरों को आग लगाते हैं, सिख लीडर्स को जो सा वो बैरून मुल्क जाके कत्ल करवाते हैं, मसाजिद के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। सिखों के साथ क्या है खालिस्तान के ऊपर। सो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में एक और बड़ा अजीब जो चीज़ जो सबसे खुशाइंद है कि अगर किसी जगह पे किसी अक़लियतों के मामले में किसी के साथ कोई ज़्यादती हो जाए तो सबसे पहले वहाँ के इर्द गिर्द की जो कम्युनिटी है, जो मुसलमान है, जो पाकिस्तानी है, वो समझते हैं कि ये हमारे हमसाए, हमारे अपनों के साथ किसी ने ज़्यादती और जुल्म किया है, वो उसके लिए ख़ुद आवाज़ उठाते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान में चूँकि कलमे के नाम पर यह मुल्क बना, मुसलमानों को आज़ादी है रहने की, अपने अकायद की, इसी तरह अक़लियतों को भी आज़ादी, और हम सारे एक यकजान हो गए। जिस वक्त भारत के साथ हमारी जंग का मामला था तो हमसे ज़्यादा पुरजोश वो अक़लियत थी जो यहाँ पर पाकिस्तानी कौम के साथ एक कौम की सूरत में इकट्ठे थे और एक कौम बन के जो है वो अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये एक जेस्चर है। भारत का मसला ये कि भारत है चोर मचाए शोर वाला मामला, कि उसने खुद जुल्म भी करने हैं, उसने खुद कब्जे भी करने हैं और सारी चीज़ें करनी है, लेकिन उसने कोशिश करनी है कि वो पाकिस्तान के इमेज को मस करे, और जो शायद अब उसकी कोई भी हरबा उसका कारगर साबित नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अब बहुत सारी NGOs जो हैं, नशाद साहब आपके इल्म में होगा कि वो बैरूनी फंडिंग पर काम कर रही होती हैं, पाकिस्तान के अंदर काम कर रही होती हैं, और वो पाकिस्तान का जो एक कह लें कि मनफी तासुर जो है वो उभारने की कोशिश करती हैं दुनिया भर में। तो आपको नहीं लगता कि अब हमें बहुत सख्ती से ऐसी NGOs के खिलाफ कुछ ना कुछ इकदाम उठाना होंगे ताकि हम ये सारी सिचुएशन जो है इसको कंट्रोल कर पाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो अब सब तक हमने ये मैसेज दे दिया है कि हम किस तरह से हमारे यहाँ अक़लियतें महफूज हैं, बाकी जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो महफूज हैं, लेकिन इस पर और काम करने की ज़रूरत है ना नौशाद साहब अभी हमें? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बयानी की जंग है आज वो पूरी दुनिया के अंदर लड़ी जा रही है, और पाकिस्तान बहुत अरसे तक मैं समझता हूँ ख्वाबे गफलत में रहा, जब भारत जो है वो इन जो वेबसाइट्स के नेटवर्क्स बनाकर, और ये भी जिन NGOs का आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी फंडिंग्स के थ्रू और पता नहीं किस किस तरीके से दहशतगर्दी के ज़रिए और दीगर मामलात को वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो आप देख रहे हैं पिछले चंद सालों के अंदर, 2-3 साल के अंदर, जो एक नया जो विजन डेवलप हुआ है वो वाज़ेह तौर पर यह बता रहा है कि अब हम बयानिए की जंग के अंदर जो है वो अभी हमने हाल ही में भारत को सिर्फ अस्करी महाज पर नहीं, सफारती महाज पर नहीं, बयानिए की जंग भी जो है वो हमने जीती है। और पाकिस्तानी मीडिया का जो किरदार है वो काबिल सताइश भी है, काबिल तारीफ भी है। आज इसीलिए नामवर सहाफ़ियों को अवार्ड्स भी दिए गए हैं, बाकी लोगों को भी अवार्ड्स मार्का हक के दिए गए हैं। बात यह है कि जो अक़लियतों का मामला है, देखिए इस्लाम जो है, इस्लाम से ज़्यादा किसी मज़हब के अंदर अक़लियत का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो नहीं दिया गया। आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जहां पे इस वक्त यहूदी जो हैं, ये जो यहूदी जिनकी नस्ल कशी की जा रही थी, उस वक्त जब नस्ल कशी हो रही थी, उस वक्त मुसलमान ही थे जिन्होंने इनको पनाह दी सलीबी जंगों के अंदर, और मुसलमानों ने वो पनाह इस नौयत की दी जिस नौयत का
हक उस एक मुसलमान शहरी का था, वही हक यहूदी को दिया गया, उसी लेवल का हक दिया गया। बहुत जिसकी सारी हमें वजह से मिसालें इन्होंने मिलती दोबारा हैं विरोध किया। इस्लाम की तारीख में, और इवन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लीजिए ना, जब हम बड़ी अदालतों की बात करते हैं, भगवान दास साहब हो गए, जस्टिस भगवान दास हो गए, बाकी हम देखते हैं कि बड़े बड़े ओहदों में अदालतों के अंदर हो गए, हमारे इवन जो पायलट्स हैं वो भी अक़लियतों में से हैं, और हमारी बहुत सारी जंगों में उन्होंने बड़ा बेहतरीन किरदार जो है वो अदा किया है। आज़म साहब, आप ये जो पैगाम दिया गया है फील्ड मार्शल की तरफ से, आपको नहीं लगता कि बड़ा अहम है ऐसे मौके पर ऐसी बड़ी शख्सियत की तरफ से पाकिस्तान की इस तरह का बयान आना? ये अक़लियतों को मज़ीद ये एक मैसेज देता है कि भाई वो सेफ़ भी हैं और उनका यहाँ पर ख्याल किया जा रहा है और किया भी जाएगा पाकिस्तान के अंदर। जी अस्मा, देखें, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का हालिया बयान जो है वो एक नहायत पेशरफ्त, मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर सामने आया, जिसमें उन्होंने इस हकीकत का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी, चाहे उनका मजहब या अकीदा कुछ भी हो, मुल्क की तामीर और तरक्की में बराबर का किरदार अदा करते हैं। आसमा, इस मौका पर मैं ये तस्लीम करना जरूरी समझता हूँ, और मैं अपने तमाम साथियों से माजरत के साथ ये कहना भी चाहता हूँ कि मुझे तो ये अक़लियत का लफ्ज़ कभी हजम ही नहीं हुआ। अक़लियत का लफ्ज़ खुद में एक नफ्सियाती दीवार खड़ी करता है और लाशौरी तौर पर उन पाकिस्तानियों को दूसरों से अलग और कमतर जाहिर करता है, हालांकि आइन और कौमी शनाख्त के मुताबिक वो किसी से कम नहीं है। हकीकत यह है आसमा कि ये सब बराबर के पाकिस्तानी हैं, और अक़लियत कहकर हम उनकी पहचान को महदूद कर देते हैं। आर्मी चीफ का जो बयान था वो बड़ा वाज़ेह था कि पाकिस्तान की तरक्की एक मुश्तरका जद्दोजहद है, जिसमें हर पाकिस्तान का हिस्सा है, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, मौशियत हो, दिफा, खेल या फ़नून लतीफ़ा के मैदान हो। इस पैगाम में मजहब, रंग या नस्ल की कोई तफरीक नहीं है आसमा, बल्कि मुकम्मल मसावात और शमूलियत का तस्वर झलकता है। ये वही सोच है जो 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तरीक़ी किताब में पेश किया था। तो मैं ये छोटी सी एक चीज़ है, मैं इस हवाले से आखिरी बात ये कहता हूँ कि इस सोच को अमली पॉलिसियों में ढालना न सिर्फ इस वक्त दाखिली तौर पर इत्तेहाद और हमआहंगी को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया के सामने एक मुस्बत पाकिस्तान को पेश करेगा। ठीक हो गया। मैं इम्तियाज़ फरहान साहब से मैं आपकी तरफ आऊँगी। कराची में हम जानते हैं कि हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं, और कराची ही में हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बसते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी कुछ बात कीजिए। वक्त मेरे पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि इस पर आप ज़रूर, ख़ासतौर पर कराची शहर को लेकर, फिर सिंध में जहाँ हमने देखा है हिंदू भी बसते हैं, क्रिश्चियंस भी बसते हैं, सिख भी बसते हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी हैं, तो इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए ना इम्तियाज़ साहब? बिल्कुल होनी चाहिए आसमा। जब कराची के हालात बहुत ख़राब थे और हम जर्नलिज्म में पॉलिटिक्स कर रहे थे और बहुत एक्टिव थे, तो ऐसे हालात पैदा हुए कि मेरी वालदा हयात थी, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ से, यानी इलाके से आप जाओ, शिफ्ट हो जाओ यहाँ से। तो मैं उसके बाद जिस इलाके में आया, ये कैंट स्टेशन का इलाका है, ओल्ड रेस कोर्स ग्राउंड के सामने मैं रहता हूँ, और वहाँ पर मैं जिस बिल्डिंग में हूँ, हमारे यानी हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, एक सिख कम्युनिटी के घर है, और बिल्कुल जस्ट नेबर हमारे पारसी रहते हैं, और जिस अंदाज से रहते हैं, जो वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मैं समझता हूँ वो मिसाली है। मैं खुद, मेरे जस्ट नेबर हिंदू कम्युनिटी है, और हम ऐसे रहते हैं कि जैसे हमारे घर में आपस में खुले में हम कोई चाबी वगैरह नहीं होती। और इसके अलावा अल्लाह की एक और देन है अस्मा, कि जो हिंदू मैथोलॉजी के हवाले से देखे तो नानी का मंदिर वो हमारे पास मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और रामा पीर का एक मेला होता है हमारे सिंध में, टंडो अलायार के अंदर होता है, वो हिंदुओं का, हिंदू कम्युनिटी का सबसे बड़ा मेला है। सर जी, टाइम प्रोग्राम का खत्म हो गया है, लेकिन अब आप मेरे से वादा करें कि आप मुझे कराची इनवाइट कर रहे हैं, सिंध इनवाइट कर रहे हैं, और आप मुझे ये सारी जगह जो विजिट करा रहे हैं सर। इसमें मैं क्लोजिंग करूंगी, टाइम खत्म हो गया। जब आप बोलेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल हाजिर, ही हमारी खुशनसीबी होगी, बिल्कुल हम आपको विजिट कराएंगे। मैं सर हाजिर होती हूँ, इस पे हम शो भी करेंगे। 2000 साल पुराना। ठीक हो गया सर, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।